ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गले से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी आपको है तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो वैद्य जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं गले के बारे में, टॉन्सिल्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी अब आपसे, क्योंकि गले की खराश और खांसी के बारे में आप उपाय बता चुके हैं। ये जो टॉन्सिल्स कहते हैं कि गले में हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं और इनका क्या इलाज है? बहुत खट्टा खाना, अचार खाना या बहुत ठंडा खाना, इससे कई बार हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथिज होती हैं, ये फूल जाती हैं, जिसके कारण ये दिक्कत बनती है। इसमें आप सबसे अच्छा रहेगा सुहागा ले लें, उसको तवे पे भून लें, भून करके वो फूल जाएगी। फूलने के बाद उसको कूट लें और 125 मिलीग्राम, 1 ग्राम का 8वां भाग भुना हुआ सुहागा और 1 ग्राम सीतोपलादी मिला करके दिन में 3 बार शहद से सेवन करें। अगर इसमें 2 बूंद अदरक का रस मिला लें तो चमत्कारिक लाभ मिलेगा और ये चीज़ें बैठ जाएंगी। साथ में गरारे इसका सबसे अच्छा उपाय है। गरारे अवश्य करें और ठंडा खट्टा इन चीज़ों से बचें। धूल धुआं और सिगरेट इन चीज़ों का परहेज करें। तो इतना मैं कहूँगा कि इस छोटे से प्रयोग से टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। यदि फिर भी दिक्कत है तो साथ में कांचनार गुग्गुल 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन करें। तो वैद्य जी, गले की कोई भी बीमारी हो, खांसी का उसमें आना तो लाजमी है और ऐसा कहा जाता है कि खांसी आने से, खांसी करने से, अगर ज़्यादा खांसी हो रही है आपको, तो उससे हमारी नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिस आदमी को खांसी होती है ये तो वही बता सकता है कि उसको कितनी परेशानी है। खांसते खांसते नसें तो नसें हमारा पेट की आंतें तक खिंच जाती हैं और आदमी परेशान हो जाता है कि करूं तो करूं क्या, और कहीं छोटी मोटी दवाइयां उसमें काम नहीं करती। तो खांसी सत्यानाशी ये कहावत भी है और छोटी सी बीमारी है, लेकिन ये पूरे शरीर को हिलाकर तोड़ के रख देती है। जी, तो खांसी सत्यानाशी, लेकिन इसके उपाय जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। हमारे वैद्य जी के उपायों को अपनाइए और जीवन में हमेशा खुश रहिए। अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और वैद्य जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वैद्य जी, मुझे अचानक से अभी याद आया, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है, उनको गले का कैंसर है। तो ये गले का कैंसर कैसे होता है और क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उस कैंसर की अवस्था कौन सी है। हमारी बॉडी के अंदर सबके ही सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। कई बार किसी अननोन कारण से सेल्स बनने की प्रक्रिया हो जाए बहुत तेज और मरने की प्रक्रिया हो जाए बहुत कम, तब ये बीमारी बनती है और ये बहुत दुष्ट बीमारी है। तन से, मन से और धन से, तीनों से आदमी को तोड़ती है और चाहकर भी आदमी इसमें कुछ नहीं कर पाता। बीमारी अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज की है तो ठीक होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। 3rd और 4th स्टेज पे हो गई, कैंसर बढ़ गया, खाना पीना बंद हो गया, बुखार रहने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी, वजन घटने लगा, तो ये थोड़ा दुष्ट है। तो एलोपैथी में इसके लिए कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज दी जाती हैं, कितनी सक्सेसफुल है वो? कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जहाँ कैंसर्स के सेल्स हैं उनको बर्न करती है, बहुत पेनफुल है और इसमें आदमी बहुत बुरी तरह मानसिक रूप से खास तौर से टूटता है। उनका नो डाउट इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से यदि हम कहें, आयुर्वेदिक दृष्टि से आदमी परेशान नहीं होता। कुछ दवाइयाँ इसमें चलती हैं, जैसे कि स्वर्ण भस्म है, हीरे की भस्म है, हीरे को वज्र भी कहा, जैसे कि इंद्र का वज्र जो है दुश्मनों का, राक्षसों का संहार करता है, ऐसे ही उत्तम क्वालिटी की यदि बनी हुई हीरक भस्म है तो कैंसर में बहुत अच्छा रोल निभाती है। लेकिन हमारे उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिनका गला बैठ जाता है और खांसी भी होने लगती है, तो उनको आप क्या उपाय देना चाहेंगे? क्या इलाज है आपके पिटारे में? ऋचा जी, मैंने पहले भी बताया हलवे का प्रयोग। हलवा इसमें बहुत अच्छा काम करता है, बांधने से भी और कहवे की तरह पीने से भी। और एक प्रयोग और बताता हूँ,
इमली की पत्ती हरी, रत्ती हींग मिलाए, सेंधा नमक मिलाए के काढ़ा लिए बनाए। जब चौथाई रह जाए, गरम गरम पी जाए। यह विधि कुछ दिन करे, खांसी जड़ते जाए। यानी कि इमली की पत्ती हरी हरी ली और उसमें बहुत थोड़ा सा चुटकी भर हींग मिलाया और काला नमक मिलाया। उसका काढ़ा बना करके, यानी कि पानी में डाल के उसको खूब उबाला और जब अच्छी तरह पक गया, छान करके उसको सेवन किया। इस तरह सेवन करने से गला भी खुलेगा और खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा वैद्य जी, कुछ लोग तुतला कर बोलते हैं, तो ये भी कोई गले की बीमारी है और या फिर इसका कोई इलाज है? तुतलाने के लिए मैंने अभी एक प्रयोग बताया था, हकलाने वाला। पहले जो प्रयोग हम हकलाने में इस्तेमाल करते हैं वही तुतलाने में करें, काम सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत तुतलाते हैं, किसी का तेतवा निकलवाना पड़ता है। यदि उसका तेतवा नहीं है तो बच का मैंने पहले भी प्रयोग कई बार बताया। बच को आप हल्का सा दरदरी कर लो, उसको रख लो और 3 दिन तक मट्ठा डालो और बदलते रहो। उसको 3 दिन बाद सुखाकर, पहले धो लिया फिर सुखा लिया, कूट करके 2 रत्ती 250 मिलीग्राम बच और 250 मिलीग्राम त्रिकुटा, सौंठ, काली मिर्च और पीपली, दोनों को 2-2 रत्ती लिया, शहद में मिला करके जीभ पर लगा दिया और बच्चे को कहा कि उसको तू चूसते रहो। धीरे 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 उसका तुतलाना निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। वैद्य जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारा टैलेंट है, जैसे कि आप और मैं और भी कई सिंगर्स हैं हमारी तरह। कुछ लोग टेलीविजन में काम करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बोलने का काम होता है। तो वो अपनी आवाज़ सुरीली कैसे रख सकते हैं या गले की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैंने सबसे शुरू में बताया था, मिर्च कुलंजन बावची बच पिपर और पान, शहद मिलाकर चाटिए, कंठ कोकिला गान। कंठ बिल्कुल कोकिला सुरीला हो जाएगा। यदि ये प्रयोग नहीं कर सकते तो दिन में हम 1 या 2 काली मिर्च 2 या 3 बार चूसते रहें। इससे हमारा गला भी तर रहेगा और ये दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरा, एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूँ, रबड़ी यदि घर की बनी हो तो सबसे अच्छी, और मार्केट में कोई बहुत अच्छी दुकान हो जिसमें मिलावट ना हो, दूध अच्छा हो, उसकी रबड़ी ले लें, उसमें छोटी इलायची के दाने पीस करके डाल दें और दिन में 1 या 2 बार 2-2, 3-3 चम्मच खाएं तो गले की कोई बीमारी नहीं होगी। क्या बात है। तो दर्शकों, हमारे वैद्य जी के उपायों को अपनाइए और अपनी जिंदगी को एकदम म्यूजिकल बनाइए अपने सुरीले गले के साथ। लेकिन एक बात और है कि अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट वैद्य जी से बात कर सकते हैं। वैद्य जी, फिलहाल फिर से समय हो गया है आपके एक पेशेंट से मिलने का, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे वो आपके पास आए और किस तरह से आपने उनको ट्रीटमेंट दिया। नाम तो मेरा विमलेश है और जी 10 साल से बीमार हूँ मैं। पहले इलाज भटनागर का है, जब इसने इलाज करा भटनागर ने ऑपरेशन करा, मेरे गांठ छाती में छाती निकाल दी उसने। मैं विमलेश जी का लड़का हूँ और विमलेश जी को 2001 में स्तन कैंसर था, जिसका इलाज हमने डॉक्टर वीपी भटनागर जी हैं नई सड़क पे, उन्होंने से कराया। उन्होंने ऑपरेशन किया इसका। पहले मेरा इलाज भटनागर ने करा, ऑपरेशन भी, फिर देसी दवाई इसने हमारे रिश्तेदारों ने बताई। जब मैं गई इसके पास डॉक्टर के, कोई हमारे परिचित हैं जिन्होंने हमें हरिद्वार में डॉक्टर दीपक वैद्य जी का नाम पता बताया। हमने उन्हें जाकर के दिखाया और उनसे दवाई ली, जिन दवाइयों से हमें आराम मिलता है, दवाई दर्द में आराम मिलता है। और 5 साल से मैं वैद्य की भी दवाई खा रही हूँ, भटनागर की भी, तो वैद्य की दवाइयों से फ़ायदा लगा मुझे। दीपक वैद्य जी का तहे दिल से धन्यवाद, उनकी दवाई से हमें काफ़ी आराम मिलता है। कोई हमारे परिचित भी हम उनका पता एड्रेस बताते हैं, उनको जाइए, अच्छा है काफ़ी। तो वैद्य जी, ये मेरठ से ही है, तो क्या इनको बीमारी थी और किस तरह से आपने इनको ट्रीट किया? ये विमलेश जी हैं, ये 2 बार मेरे पास पहले आई, इनको काफ़ी अच्छा आराम मिला, लेकिन इन्होंने बीच में ही इलाज रोक लिया। थोड़े समय बाद इनकी बीमारी दोबारा से बढ़ी। इनका कैंसर का 2 बार ऑपरेशन हुआ, यूट्रस में और गायनिक पार्ट में।
साथ में इनको सबसे पहले ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था। इनकी ब्रेस्ट रिमूव हुई, कीमो चली, लेकिन दूसरी बार दूसरी जगह हो गया। तो मैंने इनसे अब यही कहा कि अब आप ब्रेक ना करें और दवाई में कंटिन्यूटी करें। एक कैंसर में हमारे सेल्स बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए मैंने इनको नीम घन और गिलोय घन, जिसका मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। गिलोय को अमृता भी कहा, मैंने पहले भी बताया इसको अमृता कहने का कारण क्या है। और नीम आयुर्वेद का, इंडिया का ये वरदान है और इससे अच्छा एंटीबायोटिक आज की डेट में कोई नहीं है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं और जो हमारे यहाँ पहले से लिखा है लोग उसको सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी रिसर्च के आधार पे अब लोग मानने लगे। तो मैंने इनको नीम घन और गिलोय घन अपनी फार्मेसी द्वारा निर्मित इनको प्रयोग करवाया। साथ में स्वर्ण और हीरक, हीरक को वज्र भी कहा गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इंद्र जिस तरह राक्षसों का संहार करते हैं अपने वज्र के द्वारा, इसी प्रकार ये हीरक भस्म कैंसर जैसी दुष्ट बीमारियों का संहार करती है, बेशर्ते हीरक अच्छी बनी हो। हीरक और स्वर्ण इनको साथ में चलाई, नतीजा आपके सामने है। अभी इनको आराम भी है और ये काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं। हम आपके पहले भी एक पेशेंट से मिल चुके हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट आपने किया और काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अभी वो, और अभी हम एक और पेशेंट से मिले। लेकिन जो लोग अपने कैंसर से बहुत परेशान हैं या बहुत निराश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे इतना ही कहूँगा, निराशा जीवन नहीं है, आशा जीवन है। बी होप। और एक बार अपने जीवन में आयुर्वेद को अपना के देखो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले और आपके शरीर में अच्छा प्रभाव ना दिखाई दे। और आयुर्वेद से, जिसका नाम ही आयुर्वेद है, जिसके कारण हमारी आयु बढ़े स्वस्थ और निरोग पूर्वक, तो हम क्यों ना उसको अपनाएं। आयुर्वेद से हम कह सकते हैं आदमी स्वस्थ और निरोग निश्चित रूप से रहता है, बेशर्ते उसके नियम कानून पालन करे। दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले आपको रिमाइंड जरूर कराना चाहूंगी कि अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो लगातार हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप वैद्य जी से बात कर सकते हैं। और या फिर अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहें और इसीलिए हम आपके पास बार बार आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी स्वस्थ और निरोगी रह सकती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।